उसके अंदर फुल नेकेट करके पानी गिराना सर पे, फिर उल्टा लटका देना और बाल्टी का पानी पूरा डाल देना, फिर करंट शॉक देना। यहाँ तक हुआ कि मेरे को एक्यूज के सामने मेरे अब्बा को पूरे कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया। मेरी भाभी का वहाँ पे नहीं बुर्खा खींचा गया। इसी तरह सारे ही रिश्तेदारों के साथ कुछ ना कुछ मामला हो रहा था। जो घर की औरतें थी उनको बुला करके धमकी दी जा रही थी, तुम्हारा रेप कर देंगे। On July 11th, 2006, 7 bombs ripped through Mumbai's suburban railway hub during rush hour, killing 189 people and injuring more than 800. Indian police were quick to blame Pakistan's intelligence agency ISI and several groups including Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and Students Islamic Movement of India. Accusations Islamabad denied. Within months, 13 Muslim men were arrested by India's anti-terrorism squad under the Maharashtra Control of Organized Crime Act, a harsh anti-terror law long criticized for enabling torture and forced confessions. In 2015, a special court convicted 12 of them. 5 were sentenced to death and 7 to life imprisonment, despite weak evidence and claims of fabricated testimonies. After 19 years behind bars, the Bombay High Court acquitted all 12 on July 21, 2025, calling them wrongly implicated. But just 3 days later, India's Supreme Court stayed the acquittal, keeping the case open, though the men remain free for now. Here are stories from a few of the accused who spent nearly 2 decades locked up, separated from their families, stripped of their dignity, and branded terrorists. मेरी उस वक्त जब मैं अरेस्ट हुआ था, जब मेरी उम्र 22 साल थी। आज मेरी उम्र 41 साल हो गई है। मैं उस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर के एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओरेकल कॉर्पोरेशन में काम करता था। जब ये केस के लिए मुझे अरेस्ट करने के लिए पहली मर्तबा जब पुलिस वहाँ पे आई, तो खुद मेरे मैनेजर और ये मेरे जो टीम लीडर ने मुझे बताया कि इनके पास कोई वारंट नहीं है आपको अरेस्ट करने की। कुछ मुझे ऐसा लगा कि जब मेरा कोई मामला ही नहीं है, कुछ ऐसा डरने की बात ही नहीं है, तो मैं उनके साथ में यहाँ बॉम्बे आ गया। तो जो भी था सच मैंने बताया वहाँ पे। फिर मुझे वहाँ पे डिटेन करके रखा गया। तो डिटेन करके रखा गया, उस बीच मुझे एकदम आइसोलेटेड यानी चौकी में रखा गया वहाँ पे। उस वक्त यानी जो मेरे को एक्यूज थे और मेरे जो फैमिली वगैरह को इन लोगों ने डिटेन करके रखे थे, वहाँ पे उनके साथ में मुझे रखा नहीं गया। तो मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा था कुछ कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो उस वक्त ऐसा था कि मुझसे किसी को मिलने नहीं दिया जाता था लॉकअप में। 2006 में मेरी फैमिली, मेरे भाई की फैमिली और मेरे पेरेंट्स के साथ रहता था। मेरे 2 बच्चे थे। 2006 में मेरे लड़के की उम्र थी 5 साल, लड़की थी 1 साल की। गोद में थी, उसे उस वक्त ट्यूबरकुलोसिस हुआ था लड़की को। मैं बस दवा ही मैंने उसको दिलाई थी उस दिन, और उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है। मेरे भाई और मेरी अम्मी को एक बार बुलाया गया और मुझे मिलने भी दिया गया, लेकिन उनको सख्ती से ये कहा गया कि तुम वकील मत करना। अगर तुमने वकील किया या कोर्ट में कुछ किया तो फिर इसके साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। एक्चुअली जो अरेस्टिंग का प्रोसीजर वो हुआ ही नहीं। मुझे इलीगल कस्टडी में रखा गया 31 जुलाई टू 29 सितंबर, इलीगल कस्टडी। उसके अंदर टॉर्चर और फैमिली को थ्रेट करके वो लोगों ने ये कहा था कि किसी वकील को मिलना नहीं, या बड़े आदमी को नहीं जाना, या किसी नेता के पास नहीं जाना, किसी सपोर्ट नहीं करना, नहीं तो हम तुम्हें ब्लास्ट में डाल देंगे और हम तुम्हें जस्ट 4 दिन के बाद छोड़े। ऐसा उन्होंने 58 डेज रखा। अब बाद में उन्होंने फिर उसके बाद 1 महीना कंटिन्यू ट्रायल जो उनका इन्वेस्टिगेशन चलता है, उसके अंदर 3rd डिग्री टॉर्चर जो होता है, और ये कंटिन्यू चला। स्पेशली 19, 20, 21, 22, 23 अक्टूबर, ये 5 दिन तो कंटिन्यू। सिर्फ इसलिए एक्चुअली ये केस है जो पूरा फेक है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करना था, सिर्फ ये करता था फ्रेम करना था। और फ्रेम करने के लिए उनको क्या है, कुछ आदमी चाहिए था। इस केस में 7/11 जो ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट केस था, उसमें मुझे अरेस्ट किया गया था 2006 में। 9 साल मैं जेल में रहा। 2015 में मुझे रिलीज़ किया गया। पर जिस वक्त ATS वाले केस बना रहे थे, उस वक्त हम लोगों को अंदर टॉर्चर कर रहे थे और फैमिली वालों को बाहर टॉर्चर कर रहे थे। तो वो लगातार जो है पुलिस वाले बाहर हमारे रिश्तेदारों को, मिसाल के तौर पे मेरा जो साड़ू है, उसको लगातार पुलिस वाले दबाव डाल रहे थे कि मेरे ख़िलाफ़ झूठी गवाही दे। और गवाही में वो चाह रहे थे कि जो उनकी स्टोरी है कि कुछ पाकिस्तानी आए, मेरे घर पे रुके, खाना खाया
और आराम किए और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान चले गए। तो ये स्टोरी उसे कहने के लिए कहा जा रहा था और वो बेचारा इनकार कर रहा था, तो उसको मारा जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। जो घर की औरतें थी उनको बुला करके धमकी दी जा रही थी, तुम्हारा रेप कर देंगी। तो जो कन्फेशन स्टेटमेंट है बोला, जिसके बेस के ऊपर एक केस खड़ा होता है, जिसको ये कहते हैं कि आदमी ने खुद कबूली बयान दिया है, वो कबूली बयान तो फेक है, पूरा रेडीमेड है, उस पर जस्ट साइन लेना था। 4 दिन टॉर्चर करने के बाद और फैमिली और मेरे भाई को टॉर्चर, छोटे भाई को इनको डाल देंगे, जैसे इनको लेके भी आ गए थे, नीचे बिठा दिया गया था कि अगर ये नहीं मानेगा तो इसको भाई उड़ा दो। तो मजबूरन मैंने 4-5 दिन के बाद डीसीपी के सामने साइन कर दिया, जो रेडीमेड था। तो एटीएस चीफ के डायरेक्शन पे फ्रॉम 2006 टिल डेट आज तक यानी एटीएस कंटिन्यू आती है। इस तरह के कंटिन्यू हरेसमेंट एक ही था कि प्रेशराइज करके ये सरकारी गवाह बन जाए। लेकिन जब टॉर्चर शुरू हुआ तो मेरी कंडीशन एक्चुअली, मैं उस वक्त जैसा आज हूँ उससे भी मैं 5-7 किलो कम था। जब टॉर्चर शुरू हुआ तो मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई और वहाँ मैंने औरतों को देखा, जो बाद में मुझे पता चला कि मेरे साथ में जो लोग थे उनके फैमिली के लोग थे। मुझे नहीं पता कि थे या नहीं थे, मुझे नहीं पता कि वो लोग फैमिली के मेंबर थे, मैंने कभी देखा नहीं था, पहले मिला नहीं था। हर चीज़ में 2-3 दिन के बाद मुझे अचानक में बोलते हैं कि तू नया कपड़ा पहन और हमारे साथ चल, बहुत ज़रूरी काम है तेरे से। बोले कहीं पे हमको जाना है, कोई डेस्टिनेशन पे जाना है हमको। एक यानी बम्बई में कुछ यानी जो पुलिस की जो गाड़ी होती है उसमें बिठा के मुझे आइसोलेटेड एरिया में लेके गए। इनकी कंटिन्यूसली बात चल रही थी, पता नहीं किससे चल रही थी कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा ऐसा लोग मराठी में बोलने की कोशिश कर रहे थे। कि तो वहाँ से आने के बाद एक कांस्टेबल ने मुझे बताया कि तू बहुत लकी है, बोले बहुत ज़्यादा लकी है बोले। तो मैं हैरान हुआ, बोला क्या बात है, क्यों लकी हूँ मैं? तो बताया कि जो एरिया में तेरे को लेके गए थे वहाँ से कोई ज़िंदा रिटर्न नहीं आया। ये लोगों का प्लान था कि किसी एक को काउंटर करके बताना है इनको इस केस में। शुरू से ही देखिए मेरी फैमिली ने ये मानने से इनकार कर दिया कि मैं किसी गुनाह के अंदर इन्वॉल्व, क्योंकि मैं उनके सामने था और पूरा यकीन था उनको, मेरे भाइयों को भी, माँ को भी, वाइफ को भी, सब तमाम लोगों को। तो उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि सबको यकीन था कि ये इनोसेंट है, झूठा फंसाया गया। उसकी वजह से मेरी सिंपैथी मेरे साथ में थी। लेकिन बाहर जो कुछ हमको जब निकाला जाता है जेल के अंदर या जेल के बाहर, तो हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो ये रहता है कि ये टेररिस्ट लोग हैं और हमेशा टेररिस्ट की नज़र से देखा जाता है। इवन मीडिया वाले भी जो थे तो उनका भी रवैया हमसे बहुत अलग होता था उस वक्त। किसी की माँ को बुलाया, किसी की बीवी को बुलाया, रेप कर देंगे, किसी के भाई को, किसी के बाप को बुला के कहा तुमको इस केस में हम एक्यूज़ बना देंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पहले तो झूठा केस बनाया, जो हमारे साथ हो रहा था अंदर वो हो रहा था, दुनिया को शायद पता नहीं था। इस दौरान के अंदर 19 साल के अंदर जो जेलों के अंदर जो फैमिली है वो मैं बता नहीं सकता। मेरा छोटा एक भाई था जो केस के लिए थोड़ा भागत हुआ था, वो उसका डेथ हो गया, वो जनाजे में ना जा रहा। एक डिप्रेशन, शॉक, आप सोच सकते कि जनाजे में ना आना ये कितनी बड़ी महरूमी है और कितने बड़े शौक से। तो मेरे अब्बा को ही नहीं, समझ लीजिए कई दिनों तक पुलिस स्टेशन में रखना, उनको टॉर्चर करना। फिर मेरी भाभी, उसको 2-3 दिन तक बिठा के रखना। वहाँ पे कोई लेडी कांस्टेबल भी नहीं हुआ करती थी और बहुत ही ज़्यादा वाहियात और बदतमीज़ी से पेश आते थे। यानी इन लोगों ने ना किसी बुजुर्ग का लिहाज किया, ना किसी औरत का लिहाज किया, ना किसी बच्चे का लिहाज किया। इन लोगों ने सारी हदें वो क्रॉस कर ली जो एक यानी सिविलाइज सोसाइटी में जो हमको एक तालीम जो मिलती है कि किस तरीके से रहना है। इस केस में अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट भी होता ये चीज़ में, तो आपको ये ट्रीटमेंट करने का हक तो कानून भी नहीं देता। तो हम तो इनोसेंट हैं। फैमिलीज़ का तो ऐसा है, देखिए मैडम, वो हमसे ज़्यादा तकलीफ़ में थी। स्ट्रगल जो था उनका हमसे ज़्यादा था। हमको 4 दीवारी में बंद कर दिया गया था, हम बंद थे और हम इस चीज़ हालात से कंटेंट हो गए थे क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो हमारी स्ट्रगल बहुत लिमिटेड थी। लेकिन जो हमारे घर वाले थे ना, वो तो दीवारों में नहीं थे और उम्मीदें उनको स्ट्रगल करने पर मजबूर करती थी। यहाँ भाग, वहाँ भाग, यहाँ जा, वहाँ जा। हमारी एक झलक देखने के लिए वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ हमारी एक झलक देख ली, कोर्ट में बैठे रहते थे। उनका स्ट्रगल हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा था। उनके ईद नहीं रहती थी, उनके कोई त्यौहार ऐसा लगता ही नहीं था कि वो कोई त्यौहार है। मेरी बच्ची उसने तो बस मुझे मैंने उसे और उसने मुझे तस्वीरों में बड़ा होते हैं देखा या फिर कोर्ट की सीढ़ियों पर। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद कुछ चीज़ें बाहर आई है टॉर्चर वगैरह की, लेकिन बाहर
हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ कंटिन्यू टॉर्चर का मामला हो रहा था, एक चीज़। दूसरी, लगातार जब जेल में रहता है कोई आदमी और 19 साल का पीरियड बहुत बड़ा होता है ना, तो उसमें किसी की मौत आप रोक नहीं सकते। तो किसी की माँ का इंतकाल हो गया, किसी की बाप का इंतकाल हो गया, किसी की बीवी का इंतकाल हो गया, किसी की बहन का इंतकाल हो गया, तो कई मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, मेरी नानी नाना जो मुझे बहुत चाहते थे उनका इंतकाल हो गया। हम उनकी मैं मैयत पे भी नहीं जा सका उनकी। तो ये दूसरा किस्म का एक समझिए टॉर्चर का एक शक्ल कहिए आप, या तकलीफ़ का एक शक्ल थी जो हम भी बर्दाश्त कर सह रहे थे, घर वाले भी सह रहे। मेरे अंदर रहते हुए जो 19 साल जो मैंने गुजारा हूँ मैडम अंदर, तो वो उधर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में गुजरे, बहुत कुछ खो दिया हम लोग ने। माँ बाप के साथ में ऐसे हालात आ गए कि उनकी बीमारी के टाइम पे हम वहाँ पे खिदमत के लिए नहीं थे। फिर अब्बा का इंतकाल हो गया, उनकी मट्टी के लिए भी नहीं आ पाया हम, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता। फिर अम्मी ये नहीं, अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मी भी जो है कंटिन्यूसली बीमार रहते थे। वो कि 1 साल पहले, अभी मेरे छूटने से एक सवा साल पहले अम्मी का भी इंतकाल हो गया। तो बहुत तकलीफ़ों में, यानी जिन लोगों का हक था ये खुशी महसूस करने का, आज वो ये खुशी महसूस करने के लिए हमारे बीच में भी नहीं है। और अभी 19 साल के बाद 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबको रिलीज़ कर दिया इस केस के सारे एक्यूज़ को। 13 एक्यूज़ अरेस्ट किए गए थे, सबको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। इनफैक्ट जो जेल में जिसका इंतकाल हो गया उसको भी मतलब इस केस से बरीयत मिल गई है। तो ये बहुत खुशी की बात है और हमने खुशी के आंसू इतने सारे पहली बार देखे। फिर बाद में किसी भी ज़रा बच्चों लोगों ने बोलते ना मोरल सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह तो है, अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह के फजल करम से बच्चों ने भी पढ़ लिया और बच्चा एक जॉब करता है आज। और इसके बाद अभी जो रिहाई है हमारी, यानी कि टॉर्चर या सफरिंग के बाद जो तकलीफ हो, उसके बाद जो खुशी मिली वो बता नहीं सकता। सांस लेके पूरा ऐसा लगता है कि सब कुछ अंदर ले लो। ये खुशबू, मौसम, ये नज़ारा, बगैर दीवार, बगैर जाली के। ऐसा लगता है अभी भी ख्वाब में हो, ख्वाब टूटेगा और दीवारें और जालियाँ सामने दिखेगी। 19 साल के बाद ये हाल हो गया। तो अब मैं जो धीरे धीरे अपनी फैमिली लाइफ में वापस लौट रहा हूँ 19 साल बाद। अभी देखिए इतने सालों बाद तो मेरे लिए दुनिया नहीं है एकदम। जो चेहरे बच्चों के थे वही चेहरे अब भी थे, लेकिन जब देखे वो छोटे छोटे बच्चे, हम जिनको 7-7, 8-8 साल की उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, तो बहुत एकदम अजीब फील होता था उसका। फिर ये कि मेरी बच्ची तो वो थी नहीं उस वक्त, और मेरी अब जो बच्ची 19 साल के आसपास की है लगभग। और रही बात मेरी, जिस दुकान पे मैंने मेरे बरसों गुजारे, जिस दुकान पे मैं सेल्समैन था, टेक्नीशियन था, सब करता था, एडवांसमेंट इतना हो गया है कि आज मैं वहाँ पे ना टेक्नीशियन हूँ ना सेल्समैन, मैं वहाँ पे और वॉचमैन हूँ। मैं सिर्फ देख सकता हूँ यार इतना एडवांसमेंट आ गया। किसी की ज़िंदगी को इस तरीके से बर्बाद करके आप क्या कंपनसेट करोगे उसको? मैं पैसे लेके क्या कर लूँगा? आप मुझे मेरे माँ बाप वापस नहीं कर सकते हो, आप मेरी डिग्निटी वापस नहीं कर सकते हो। उससे ज़्यादा प्रीशियस चीज़ें हमने खोई है। तो अब ये चीज़ें ऐसी है कि कंपनसेशन मांगना, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है ये चीज़ में, लेकिन ये होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। पनिश करो उन लोगों को जिन लोगों ने ये हरकत की है। ये फ्यूचर में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। इसमें क्या विक्टिम्स को इंसाफ मिला? आपने तो इसमें विक्टिम्स बढ़ा दिए हो। हमको इस चीज़ में इन्वॉल्व करके आपने नंबर ऑफ विक्टिम्स को बढ़ा दिए। आपने विक्टिम्स को इंसाफ कहाँ दिया? 19 years behind bars, no evidence, no justice. For these men, freedom came late, but the prejudice that put them there remains. Their story is a mirror of India's deeper reality, a nation where being Muslim can be a crime in and of itself.